ज्योग्राफी क्लास 3। तीन क्वेश्चंस ओशन करंट से रिलेटेड यूपीएससी ने पूछे हैं पिछले 10 साल में, एंड तीनों का आंसर काफ़ी कुछ कॉमन है। काफ़ी आप कॉमन एग्जांपल्स दे सकते हो। पहले क्वेश्चन में पूछा गया ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स, सेकंड में है इन्फ्लुएंस, एक बार वो ओरिजिनेट हो गए उसके बाद उनको इन्फ्लुएंस कौन करता है, एंड ओशन करंट्स एंड वाटर मासेस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे यूपीएससी एक बार एयर मासेस के बारे में पूछ चुका है, तो एयर मासेस के बारे में सोच के भी आप थोड़ा बहुत वाटर मास का आइडिया लगा सकते हो अगर आपको नहीं पता है क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ ओशन करंट। पहला है प्लैनेटरी विंड। हवा जब चलती है तो अपने साथ ओशन करंट पानी को भी ले जाती है। जैसे हमने एनसो के केस में देखा था प्रीलिम्स के अंदर कि जब हवा चलेगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ तो ऑब्वियसली अपने साथ पानी को भी ले जाएगी। ऊपर जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी की लेयर वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, वी नो एग्जाम में कई बार समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड। सूरज जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, राइट, बट सूरज तो अपनी जगह सेम रहता है, अर्थ घूमती है। देयरफॉर अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। अब क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी इसलिए सारी चीजें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं। भाई अर्थ जा रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, बाकी सारी चीजें अपनी जगह रहना चाहती हैं। तो हमें लगता है कि हर चीज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, जैसे कि सूरज, जैसे कि हवाएं, जैसे कि इक्वेटर पे करंट। ठीक है, तो जो ट्रेड विंड्स होंगे इक्वेटर पे, ट्रेड विंड्स एट इक्वेटर विल मूव फ्रॉम east to west. Similarly, the current on the equator will move from east to west, the surface current. Sun will move from east to west. Okay, so easy to remember, don't get confused. तो पहली चीज, तो पहला रीजन क्या हो गया ओशन करंट का? ओशन करंट क्यों होते हैं? क्योंकि विंड अपने साथ पानी को ले जाती है। ठीक। दूसरा होता है डेंसिटी डिफरेंस एट पोल्स। पोल्स पे पानी तो फ्रीज हो जाता है और ठंडा होकर नीचे चला जाता है। ये क्या होता है? देखो, इक्वेटर पे बहुत गर्मी है, पानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ गया। जब पानी पोल्स पे आया तो क्या होगा? पानी ठंडा हो जाएगा। ठंडा पानी ज़्यादा डेंस होता है इसलिए वो नीचे चला जाता है, ठंडा पानी नीचे चला जाता है। सेकेंडली, सम वाटर विल फ्रीज। कुछ पानी यहाँ पे बर्फ में, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वेन वाटर विल बिकम आइस, जब पानी बर्फ में तब्दील होता है तो वो कुछ सॉल्ट रिलीज कर देता है, इट रिलीजेज द सॉल्ट। वेयर विल दिस सॉल्ट गो? ये सॉल्ट कहाँ जाएगा? ये सॉल्ट आसपास के पानी में आएगा। तो जब आसपास के पानी में ज़्यादा सॉल्ट हो गया तो वो पानी भी नीचे चला जाएगा, वो ज़्यादा डेंस हो गया ना, ज़्यादा सॉल्ट मतलब ज़्यादा डेंस। तो पोल्स पे पानी दो वजह से नीचे जाता है, सिंक हो जाता है, डूब जाता है। एक वो ठंडा हो जाता है, कोल्ड, और दूसरा वो ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है। कुछ पानी ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, सिंक कर जाता है, कुछ पानी ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है। इसलिए फिर जो गर्म पानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ गया वो सिंक हुआ, और फिर ये ठंडा खारा पानी इक्वेटर के पास आता है नीचे नीचे अलोंग द सी बेड। ठीक है, तो ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से भी ओशन करंट्स ओरिजिनेट होते हैं। तीसरा रीजन है सोलर इंसोलेशन एट इक्वेटर। दिस इज अर्थ, हियर इज मोर सनशाइन, हियर इज लेस सनशाइन। एट मोर सनशाइन पानी, वाटर जो होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म चीज़ एक्सपैंड करती है, जैसे लोहा है, आयरन एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, ऐसे ही पानी भी जब गर्म होता है तो ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है। तो यहाँ पे सी लेवल ज़्यादा होगा और पोल्स पे सी लेवल कम होगा, इसलिए एक नेचुरल स्लोप बन जाती है जिसकी वजह से पानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना चाहता है। तो ये तीन मेन रीजंस हो गए जिनकी वजह से ओशन करंट्स ओरिजिनेट होते हैं। जब एक बार ओशन करंट्स ओरिजिनेट हो गए उसके बाद उनकी मूवमेंट को कौन इन्फ्लुएंस करता है उसके भी कुछ कुछ फैक्टर्स हैं। ये यूपीएस ने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। पहला कोरियोलिस फोर्स। आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हर चीज़ राइट की तरफ जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ जाती है, राइट। तो उसका एक इम्पैक्ट क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ से जो ओशन करंट होगा राइट की तरफ जा रहा है, गल्फ स्ट्रीम राइट की तरफ जा रही है, कैनरी करंट अपना राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल करंट ऐसे। तो यहाँ पे एक तरह का चक्रव्यूह बन जाता है, अ स्पाइरल थिंग इज कॉज्ड हियर, दिस इज कॉल्ड एज सरगासो सी, हियर देयर इज सरगासो सी। इट इज नॉट अ सी, यहाँ पे कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, बट स्टिल इट इज अ सी, परहैप्स इट इज द ओनली सी विच डज नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक तरह से सरगासो सी बन गया है। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ओशन करंट्स मूव टुवर्ड्स द राइट। ओके, तो ये एक इन्फ्लुएंस हो गया।
इसी तरह से आपको पता होगा कि नॉर्दर्न पैसिफिक में भी एक गार्बेज पैच बना हुआ है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि जितने ओशन करंट्स हैं वो राइट की तरफ घूमते रहते हैं एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें फंस जाती हैं, राइट। एक और रीज़न क्या है, अब मान लो ओशन करंट है, पानी धीरे धीरे यहाँ पे चल रहा है अलोंग द सी बेड, ठंडा पानी। ओशन करंट एक तो सरफेस पे होता है और एक नीचे भी होते हैं। अब नीचे चल रहे थे एंड बीच में जो है वो चल रहे थे जब, तो फिर कॉन्टिनेंट आ गया, तो ये पानी कहाँ जाएगा, ये पानी ऊपरी तरफ राइज करेगा, अपवेलिंग होगी, है ना। मान लो यहाँ पे कोई रिज थी, यहाँ पे माउंटेन्स थे, अंडर सी माउंटेन्स थे, तो पानी आएगा और माउंटेन से टकरा के ऊपर की तरफ आ जाएगा, वो भी एक है। तो सीबेड की जो टोपोग्राफी होती है वो भी एक रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि शेप ऑफ ओशियन बेसिन भी एक रीजन है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या ले सकते हो, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का। यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट आ रही थी और यहाँ पे आके दो करंट्स में टूट जाती है, अलास्कन करंट और कैलिफोर्निया करंट के अंदर, क्योंकि ओशन से टकराई, सॉरी कॉन्टिनेंट से टकराई, पानी कॉन्टिनेंट से टकराया तो थोड़ा लेफ्ट चला गया, थोड़ा राइट की तरफ चला गया। दूसरा यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, ठीक है। अब मान लो ये एक हाईवे है, यहाँ पे पानी आराम से बह रहा था, लेकिन बीच में ऐसे ये हाईवे नैरो हो गया, तो पानी इस छोटे से इलाके से काफ़ी स्पीड से बाहर जाएगा, है ना। जैसे पाइप होता है, पाइप के आगे उंगली लगा दो तो पानी प्रेशर से जाता है ना, तो वैसे ही अगर कहीं पे ऐसे कंस्ट्रेंट होता है तो पानी ज़्यादा स्पीड से जाता है। उसी तरह से यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर में भी पानी जो है ओशन करंट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो नैरो पैसेजेस लाइक स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से फ्लो थोड़ा स्पीड हो जाता है। तीसरा पॉइंट है सीजनल विंड्स। मॉनसून, मॉनसून इज कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न इन द इंडियन ओशन, ठीक है। इसकी वजह से अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड का पैटर्न चेंज हो रहा है समर्स में। जब विंड का पैटर्न चेंज होगा, और मैंने बताया कि विंड अपने साथ पानी को ले जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो करंट्स आप देख रहे हो ये करंट्स भी चेंज हो जाते हैं। इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है सोमालिया करंट, ठीक है। जनवरी में क्या है, जनवरी में सोमालिया करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, राइट। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हवाएं ऐसे जारी होती हैं ड्यूरिंग मानसून, तो इसलिए सोमालिया करंट जो नीचे की तरफ जा रहा था वो भी ऊपर की तरफ जाता है, हवाएं ऐसे जा रही हैं, विंड्स आर ब्लोइंग लाइक दिस, सो सोमालिया करंट आल्सो चेंजेस डायरेक्शन एंड इट आल्सो ब्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस हो गया, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट। फिर एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो के दौरान क्या होगा, देखो नॉर्मली क्या होता है कि हवा अपने साथ गर्म पानी को यहाँ पे ले जाती है, अब यहाँ पे वॉइड क्रिएट हो गया इसलिए अपवेलिंग हो गई। अब एल नीनो के दौरान ये चीज़ इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जब पानी इतना ज़्यादा लेफ्ट की तरफ नहीं जाएगा तो अपवेलिंग भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यूपीएससी ने 2 बार पूछा है इनका इम्पैक्ट क्या होता है, ओशन करंट्स एक बार बन गए, फिर जब बन गए तो उनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था, अब ओशन करंट्स खुद बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। नाउ ओशन करंट्स आर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, फिशिंग, नेविगेशन, कैसे। फिर यहाँ पे फिर से पूछ लिया ओशन करंट्स का क्या इंपैक्ट होता है मरीन लाइफ पे यानी कि फिशिंग पे, कोस्टल एनवायरनमेंट पे यानी कि क्लाइमेट पे। सेम चीज है, कह रहा हूँ ना, पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते लेकिन उनके आंसर जरूर रिपीट होते हैं, और इन चीजों को आप कई जगहों पे फिट कर सकते हो। तो अब इम्पैक्ट देखते हैं, ओशन करंट्स का रीजनल क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट होता है। गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे इक्वेटर के पास आई और यहाँ से गर्म पानी लेके गई लंदन के पास, तो लंदन में जहाँ पे बहुत ठंड होनी चाहिए यहाँ पे गर्मी हो गई, ठीक है। तो विंटर्स, माइल्ड विंटर्स लंदन में होती है, यहाँ पे सी पोर्ट्स खुले रहते हैं। लेकिन यहीं पे इसी और लैटिट्यूड पे अगर आप देखो कनाडा में न्यू फाउंडलैंड के आसपास यहाँ पे लैब्राडोर करंट आ रहा है नॉर्थ से, ये तो और भी ठंडा होगा, तो एक तो वैसी ठंड थी यहाँ पे, ऊपर से लैब्राडोर करंट और ठंडा पानी ले आया, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, राइट। तो न्यू फाउंडलैंड और लंदन ये लगभग सेम ही लैटिट्यूड पे है, लेकिन लंदन में 0 डिग्री तक टेम्परेचर अक्सर नहीं जाता है, लेकिन न्यू फाउंडलैंड में बहुत कम टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। तो एक तो ये इन्फ्लुएंस हो गया लोकल क्लाइमेट के ऊपर। दूसरा है कूलर समर्स इन कैलिफोर्निया, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट आई, इसकी वजह से कैलिफोर्निया करंट, कोल्ड करंट यहाँ पे नीचे की तरफ आया, जिसकी वजह से यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में समर्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, ठंडे पानी का थोड़ा यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ जाता है। यहाँ पे ठंड थी तो गर्म पानी ने बचा लिया, यहाँ पे गर्मी है तो ठंडे पानी ने बचा लिया, ठीक है। तो रीजनल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर दिया हमने। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हो, हम्बोल्ट करंट
कोल्ड वाटर लाता है फ्रॉम अंटार्कटिका टू चिले कोस्ट, जिसकी वजह से एटाकामा डेजर्ट फॉर्म होता है, मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे देखो, ये ठंडा पानी जो है यहाँ पे आया। अब इस एरिया में क्या होगा, ठंडा पानी आया, देखो हवा जो होती है, हवा की एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, एयर हैज़ अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हॉट एयर में ज़्यादा पानी आ सकता है, कोल्ड एयर में कम पानी आता है। कोल्ड एयर कैन होल्ड लेस वाटर। ठीक, यहाँ पे कोल्ड करंट है, जब यहाँ पे कोल्ड करंट है तो कोल्ड करंट के ऊपर कोल्ड हवा हो जाएगी, एंड जब यहाँ पे हवा कोल्ड होगी, ठंडी हवा होगी, तो वो कम पानी एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो जब इसमें कम पानी होगा और ये हवा लैंड के ऊपर आएगी तो यहाँ पे भी ड्रायर कंडीशंस बना देगी। यहाँ पे आके लैंड पे आके हवा गर्म हो जाएगी और जितना भी यहाँ पे मॉइस्चर था उसको और सोख लेगी। ठीक है, तो इसलिए एटाकामा डेजर्ट की फॉर्मेशन में भी ओशन करंट्स, हम्बोल्ट करंट हेल्प करता है। फिर ओशन करंट्स का फिशिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है, दो तरह के होते हैं। एक तो आपको होता है एलिनो वाली बात, कि एलिनो में क्या होता है, एलिनो में क्या पढ़ा था कि अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग के दौरान क्या होता है, सी बेड पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ आते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स सी फ्लोर से ऊपर की तरफ आएंगे तो वहां पे प्लैंकटन ग्रोथ ज्यादा होगी। भाई प्लैंकटन क्या है, प्लांट्स की तरह से है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन प्लांट की तरह से हैं, उनको न्यूट्रिएंट चाहिए। तो अगर सीबेड से ऊपर आप न्यूट्रिएंट ले आए हो तो फिर वहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गए, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होगा, जू प्लैंक्टन ज़्यादा होगा, और उनको खाने के लिए फिशेस ज़्यादा होंगी, और फिशेस ज़्यादा होंगी तो इंसान उनको खाएंगे फिशेस को। तो इसलिए पेरू में बहुत बड़ा डेजर्ट है, लेकिन जैसे आप समुद्र पे आए तो वैसे ही वहाँ पे बहुत ही बढ़िया फिशिंग इंडस्ट्री है। एक तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है और दूसरी तरफ बहुत बढ़िया फिशिंग इंडस्ट्री है। दूसरा रीजन, जब कोल्ड और वार्म करंट्स मीट करते हैं तो वो उससे भी प्लैंकटन ग्रोथ बढ़ती है, और जब प्लैंकटन ग्रोथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फिश भी बढ़ेंगी वहां पे, जैसे कि कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में। ठीक, वहां पे गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट मिलते हैं। यहाँ पे देखो, ये गल्फ स्ट्रीम जा रही है गर्म और लैब्राडोर करंट आ रहा है ठंडा, तो इसलिए यहाँ पे दोनों करंट मिले, हॉट एंड वार्म, और यहाँ पे बहुत बढ़िया फिशिंग जोन बनता है। अच्छा, रीजनल क्लाइमेट में ना एक और चीज थी कि सॉल्ट कंटेंट इन द वाटर भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये यहाँ पे सॉल्टी वाटर, यहाँ का सॉल्टी वाटर यहाँ पे नॉर्थ सी में लाती है। तो नॉर्थ सी में इतना सॉल्टी वाटर नहीं होना चाहिए, बट होता है। नॉर्थ सी हैज मोर सॉल्टी वाटर देन इट शुड बी हैविंग ड्यू टू द सॉल्टी वाटर ब्रॉट बाय द गल्फ स्ट्रीम। अच्छा, ये हो गया इम्पैक्ट ऑन फिशिंग। फिर है इम्पैक्ट ऑन नेविगेशन। ओशन करंट्स जो होते हैं ना, कन्वेयर बेल्ट की तरह से होते हैं, दे आर लाइक मैरीटाइम हाईवेज। आप उस पर खड़े हो जाओ, वो अपने आप आपको बहा ले जाएंगे। जैसे नदी होती है, आप नदी में आराम से बस ऊपर तैरते रहो, डूबो मत, और नदी अपने आप आपको ले जाएगी। सिमिलरली ओशन करंट्स भी मैरीटाइम हाईवेज की तरह एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जा सकते हैं। तो एंशियंट वर्ल्ड में सी रूट्स इसी तरह से बने थे, क्योंकि उस समय स्टीम इंजन तो था नहीं, है ना। तो क्या करते थे, बोट के ऊपर एक ऐसे सेल लगा दी, तो हवा आएगी, हवा बोट को ले जाएगी, एंड नीचे जो पानी है, ओशन करंट भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हवा और पानी तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, हवा ही पानी को ड्राइव कर रही है। तो बोट को दो तरह का प्रोपल्शन मिल रहा है, एक तो विंड की वजह से और दूसरा ओशन करंट की वजह से। ठीक है, तो इनका प्रेडिक्टेबल नेचर होता है, पता है कि कहाँ पे किस तरह से ओशन करंट्स चल रहे हैं। ये लोगों ने धीरे धीरे स्टडी किया, इन लोगों को रियलाइज हुआ कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर आप खड़े हो जाओगे ओशन में तो धीरे धीरे इस मौसम में आप वहां तक पहुंच जाओगे, पानी अपने आप इस तरह से बहता रहता है ओशन के अंदर। तो इस तरह से एंशिएंट सी रूट्स बने थे, एंड इससे आपका ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स, ट्रांस अटलांटिक वोयाज, ये वर्ल्ड है, या फिर चलो यहीं से देख लो। गल्फ स्ट्रीम जारी है अमेरिका से यूरोप की तरफ। अब यूरोप से लोगों ने कॉलोनाइज किया अमेरिका को, राइट। तो उनको ये पता था कि यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जारी है, तो अगर मुझे लंदन से न्यूयॉर्क जाना है तो मुझे गल्फ स्ट्रीम पे नहीं जाना, बस बल्कि उसको अवॉइड करते हुए थोड़ा नीचे जाना है। ठीक है, तो जब लंदन से यूएस जाओगे तो थोड़ा गल्फ स्ट्रीम से नीचे चलो, एंड जब यूएस से लंदन जाओगे तो गल्फ स्ट्रीम पे चलो, यूज द गल्फ स्ट्रीम टू गो फ्रॉम यूएस टू लंदन। ओके, तो इस तरह से सी रूट में हेल्प मिली नेविगेशन में। दूसरा, अरब ट्रेड विद इंडिया। अभी मैंने आपको सोमालिया करंट का एग्जांपल दिया कि मॉनसून के साथ में ओशन करंट्स भी अपना पैटर्न रिवर्स कर लेते हैं, तो उस चीज का यूज हुआ टू ट्रेड विद इंडिया।
मॉडर्न शिपिंग रूट्स भी ओशन करंट्स का यूज करते हैं। शिपिंग कंटेनर देखें, ऑयल कंटेनर, शिपिंग कंटेनर बहुत बड़े होते हैं, दे आर वेरी लार्ज, राइट। ऑल्दो दे हैव देयर प्रोपल्शन सिस्टम, लेकिन अगर वो चलते हुए पानी में शिप है तो फिर इट विल हेल्प, है ना, उससे उनका टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा। जैसे आपने सुना होगा जेट स्ट्रीम होती हैं इन द एयर, देयर आर जेट स्ट्रीम्स, सो एरोप्लेन्स ईदर गो इनटू द जेट स्ट्रीम और दे अवॉइड द जेट स्ट्रीम, डिपेंडिंग उनको किस डायरेक्शन में जाना है ना। तो उसी तरह से जैसे जेट स्ट्रीम है हवा में, उसी तरह से ओशन करंट्स हैं पानी के अंदर और शिप्स उनका यूज करते हैं। चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू यूएस, ये चाइना है, यहां से चाइना कैसे माल भेजेगा यूएस में, इतने लंबे रूट से तो नहीं भेजेगा, है ना, वो तो डायरेक्टली यहीं पे है। तो इसलिए चाइना क्या करता है, यहाँ पे कुरोशियो करंट जा रहा है, तो चाइनीज शिप्स अक्सर कुरोशियो करंट पकड़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, कुरोशियो करंट पकड़ते हैं और आसानी से फिर यहाँ पे आ जाते हैं यूएस की तरफ, ठीक है, तो वो भी इसका यूज करते हैं। तो इसलिए नेविगेशन में भी ओशन करंट्स का काफी फायदा होता है। चैलेंजेस भी हैं, जब वार्म एंड कोल्ड करंट्स मिलते हैं तो वहां पे फॉग क्रिएट होती है, फॉग की वजह से नेविगेशन में दिक्कत होगी, राइट। एंड दूसरा, अपने साथ ठंडे करंट्स, कोल्ड करंट्स अपने साथ में आइसबर्ग्स ला सकते हैं, जैसे कि टाइटैनिक डूबा था 1912 में लैब्राडोर करंट की वजह से। देखो टाइटैनिक लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, ठीक है, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, गल्फ स्ट्रीम से थोड़ा सा नीचे। अब लैब्राडोर करंट जो है वो यहाँ से आइसबर्ग्स को नीचे लाता है और गल्फ स्ट्रीम उसको पिघला देती है आइसबर्ग्स को। लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर में इन 1912 गल्फ स्ट्रीम वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लैब्राडोर करंट काफी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे ठंड अच्छी खासी पड़ी थी, जिसकी वजह से आइसबर्ग्स यहाँ पे भी, ये जो शिपिंग रूट था यहाँ तक आइसबर्ग्स कुछ आ गए थे। एंड क्योंकि वार्म एंड कोल्ड करंट मीट हो रहे थे, फॉगी कंडीशंस पहले से थी, यहाँ पे फॉगी कंडीशन थी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैब्राडोर करंट की वजह से यहाँ पे आइसबर्ग ज्यादा आ गए थे, जिसकी वजह से वो आइसबर्ग को नहीं देख पाए और टकरा गए, ठीक। तो ये कुछ चैलेंजेस हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2019 में, डिफरेंस बिटवीन वाटर मास एंड ओशन करंट्स एंड उनका मरीन लाइफ और कोस्टल क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट होता है। ओशन करंट का मरीन लाइफ और कोस्टल क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट होता है ये हमने पढ़ लिया। इंपैक्ट ऑफ ओशन करंट ऑन नेविगेशन, फिशिंग, दैट इज मरीन लाइफ एंड रीजनल क्लाइमेट, ये तो पढ़ लिया हमने पहले से, ठीक है। तो वाटर मासेस क्या है, कुछ कुछ एयर मासेस की तरह से हैं। ऐसे सोचो कि ये एक डैम है, ठीक है, यहाँ पे डैम था, तो यहाँ पे वाटर रिजर्वर था, यहाँ पे वाटर रिजर्वर है और नदी ने इनको कनेक्ट किया, है ना। तो उसी तरह से इसमें भी होता है ओशन में, ठीक है, सो ऐसे ध्यान रखो। सॉरी, एक मिनट। हम्म तो एक जगह पे एक वाटर मास है एंड दूसरी जगह पे दूसरा वाटर मास है, यानी कि इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे टेम्परेचर सैलिनिटी सिमिलर है, यहाँ पे टेम्परेचर सैलिनिटी सिमिलर है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फिशेस वगैरह रहेंगी। ये ज्यादा गर्म पानी है, ये ठंडा पानी, यहाँ पे ठंडी फिशेस वगैरह रहेंगी, ठंडे टेम्परेचर वाली, ठीक है ना। एंड ओशन करंट क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पानी को ले जाते हैं, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स, फिशेज, सॉल्ट कंटेंट होगा एक जगह का, वो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस समझ गए आप वाटर मास और ओशन करंट के अंदर। ऐसे सोच लो कि यहाँ पे ठंडा पानी है, यहाँ पे गर्म पानी है, तो ये कोल्ड वाटर मास है, ये हॉट वाटर मास है। ओशन करंट्स हॉट वाटर मास से कोल्ड वाटर मास लेके जाते हैं पानी को, एंड फ्रॉम कोल्ड वाटर मास टू हॉट वाटर मास, इस तरह से, ठीक है ना। और दूसरे वर्टिकली आप कैसे देख सकते हो, वर्टिकली यहाँ पे कोल्ड पानी है, यहाँ पे बायोलॉजी ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, राइट। एंड नीचे क्या होगा, नीचे ऑक्सीजन कम होगी लेकिन न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे, तो जो वर्टिकल ओशन करंट है, ठीक है ना, वो ऊपर पानी को लेके आएगा, न्यूट्रिएंट को लेके आएगा। एंड अगर यहाँ से पानी सिंक करेगा किसी वजह से नीचे, जैसे कि यहाँ पे करता है सिंक, ठीक है, तो ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये हाई ऑक्सीजन वाटर नीचे आ जाएगा, तो नीचे भी सीबेड पे भी अच्छी खासी ऑक्सीजन आ जाएगी। एंड कुछ डीप वाटर कोरल्स होते हैं, मैक्सिमम कोरल्स शैलो वाटर में होते हैं, लेकिन कुछ डीप वाटर कोरल्स भी होते हैं, उनको भी ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, तो वो फिर ऊपर से जो पानी नीचे गया अपने साथ ऑक्सीजन ले गया। तो ऊपर एक वाटर मास है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, दिस वाटर मास ऑन द टॉप has more oxygen, has more marine organisms, right? So when it will go down, it will take those things. Similarly, जो नीचे है पानी, उसमें क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो न्यूट्रिएंट ऊपर ले आएगा, तो फिर ये एक वाटर मास है, ये दूसरा वाटर मास है, ओशन करंट इनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्ट
सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है। वाटर मास क्या होता है, एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है, उसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टेम्परेचर सैलिनिटी लगभग सेम सा है, जैसे यहाँ पे ठंडा पानी, यहाँ पे गर्म पानी। लेकिन ओशन करंट में क्या होता है, सी वाटर फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। एग्जाम्पल देखो, कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे ठंडा पानी है, यहाँ पे गर्म पानी है, और अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या करती है, इन दोनों वाटर मासेस को कनेक्ट करती है। ठीक है, वाटर मासेस लगभग हमेशा स्टेशनरी रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारा ठंडा पानी पोल्स का उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। सो दे आर मोस्टली स्टेशनरी, लेकिन ओशन करंट से कन्फाइंड पाथ में मूव करते हैं, जैसे कि पानी का नीचे से ऊपर आना। ठीक है, और स्टेशनरी में हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल सेग्रीगेशन, ऊपर ठंडा पानी रहेगा, सॉरी ऊपर गर्म पानी रहेगा, नीचे ठंडा पानी रहेगा। ठीक है, ये मोस्टली स्टेशनरी है, ये जनरली मूव करते हैं। मरीन लाइफ पे क्या इंपैक्ट होता है, और जैसे कई बार डेड जोन बन जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव न्यूट्रिएंट। कई बार क्या होता है कि स्पीशीज अडाप्ट कर लेती हैं खुद को एज पर स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। जैसे एंटार्क्टिक बॉटम वाटर, यहाँ पे एंटार्क्टिक में नीचे बिल्कुल जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और सॉल्टी है, उसी हिसाब से वहाँ पे स्पेसिफिक क्रस्टेशंस और सी ककम्बर्स लिव कर रहते हैं। ठीक, लेकिन उनकी पॉपुलेशन सेम रहेगी, जो सी ककम्बर यहाँ पे है वो यहीं पे रहेंगे। ओशन करंट क्या करेगा, वो इस वाटर मास को कहीं और ले जाएगा, दे रिडिस्ट्रीब्यूट द मरीन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ में बहुत बढ़िया बायोडाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे कुछ ओशन करंट्स होते हैं। कौन सा ओशन करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ की मरीन लाइफ को टेस्मानिया तक लेके चला जाता है, नीचे भी लेके चला जाता है, ऊपर भी लेके जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कहाँ पे करंट कौन सा जा रहा है। तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे जब भी कोई करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ पे भी अपने साथ सी वेव्स और ओशन करंट्स ले जाएंगे। राइट, तो ओशन करंट क्या कर रहे हैं, एक जगह की मरीन लाइफ को दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। दे हेल्प इन जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन द पॉपुलेशंस, दे रीडिस्ट्रीब्यूट द मरीन लाइफ। लेकिन वाटर मासेस एक रहने का घर देते हैं कि आप इस घर के हिसाब से अडाप्ट हो जाओ और यहीं पे अच्छे से रहो। इम्पैक्ट ऑन कोस्टल क्लाइमेट, ये तो बता दिए, जैसे डेजर्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्लाइमेट पे तो और भी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कि लंदन का टेम्परेचर कम विंटर में माइल्ड रहता है, और कैलिफोर्निया में थोड़ी गर्मियों में थोड़ी ठंड आ जाती है, वो सब चीज़ें ठीक है पहले पढ़ ली है। वाटर मासेस क्या करते हैं क्लाइमेट के बारे में, दे ऑल्सो हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। हाउ डू दे हैव मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, अब जैसे कि सी वेव, सॉरी, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। राइट, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या है, यहाँ पे ओशन, यहाँ पे एक वाटर मास है, अगर ये वाटर मास ठंडा है और लैंड गर्म हो गया तो यहाँ पे एयर मास गर्म हो गया। भाई यहाँ पे लैंड इज वार्म एंड सी इज कूल, तो उसी तरह से हवा भी वैसी होगी, यहाँ पे कूलर एयर होगी, वार्मर एयर होगी, तो फिर एयर ऊपर जाएगी और यहाँ से कूल एयर राइट की तरफ आएगी। राइट, तो फिर रीजनल क्लाइमेट में इम्पैक्ट पड़ गया ना, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आ गया। अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही थी लैंड पे, तो उस गर्म लैंड ने गर्म हवा बनाई और ऊपर चला गया, और यहाँ से ठंडी हवा आ गई। ठंडी हवा क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड एयर मास था। कोल्ड एयर मास क्यों बना, कोल्ड वाटर मास की वजह से। ठंडे पानी ने वाटर एयर को भी ठंडा कर दिया। क्यों, क्योंकि लैंड जल्दी हीट अप और कूल डाउन होता है, लेकिन पानी जल्दी हीट अप और कूल डाउन नहीं होता है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है पानी की। ठीक है, सिमिलरली लैंड ब्रीज, रात के वक्त में पानी गर्म रहेगा, राइट, इतनी जल्दी गर्मी नहीं छोड़ेगा, इसलिए गर्म पानी रहेगा तो गर्म हवा बनेगी, एयर विल राइज, राइट, एंड लैंड इजिली हीट छोड़ देगा, इट विल बिकम कूलर एंड कूल एयर विल कम, है ना। तो ये वाटर मास जो है, कूल वाटर मास, हॉट वाटर मास, इसकी वजह से फिर विंड सर्कुलेशन भी इंपैक्ट हो रही है और रीजनल क्लाइमेट पे इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन समझ ही चुके हैं हम, ठीक है ना, यहाँ से गर्म पानी इस तरह से जा रहा है। अभी ये बहुत बड़ी कन्वेयर बेल्ट की तरह से बनी हुई है ये, एंड साइंटिस्ट कह रहे हैं धीरे धीरे वीक हो रही है, शायद ये जल्द वैनिश हो जाए।